हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इंडिया की एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप क्या कैसे करियर बना सकते हैं। नेशनल लेवल पे आप स्टेट लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं। बीएड एमएड जो है उसके लिए क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, क्या उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसके मतलब ये बीएड एमएड करने के बाद आप को कौन सी एग्ज़ाम्स को फेस करना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो है इंडिया का हमारा यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि 1.5 मिलियन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन जो है आता है, उसमें डिस्टेंस लर्निंग भी आता है। तो आप बीएड जो है बीएड एमएड डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे प्राइमरी में पढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग टाइप का बीएड करना होता है। सेकेंडरी के लिए जो है अलग होता है। मतलब उसका बेसिकली बीएड के अंदर जो है कैसे पढ़ाना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है मास्टरी लाना। तो आपने क्या बीएड के पहले पढ़ाई की है, उसके बेस पे ये सब चीज़ें जो है डिसाइड होती है कि आप फ्यूचर में किस तरीके के बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीएड के लिए जो है आप देख लीजिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट लेवल पे जो है उनके अलग अलग बॉडीज़ होती है, ठीक है। तो वो लोग जो है एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स लेते हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है उसमें आप कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपका एडमिशन नहीं होता है तो फिर आपको जो है इंडिविजुअल जो कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें उनकी वेबसाइट के थ्रू फॉर्म भर के आपको जो है वहाँ पे मेरिट के ऊपर जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कई कॉलेजेस जो है वो क्या बोलते हैं कि अपनी खुद की भी एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई बीएड कॉलेजेस जो है टॉप की इंडिया के अंदर कौन कौन सी है, ठीक है ना। ओके, उसके अलावा गुजरात के अंदर जो है आप देख सकते हैं कौन कौन सी बीएड की कॉलेजेस है, टॉप की कॉलेजेस। तो ये इनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी, ये जो है स्टेच्यूटरी बॉडी है और इनके द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है। उसमें से आप अगर कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो इनकी वेबसाइट पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि हम गुजरात का सिलेक्ट मैंने किया है, आप जो है क्या बोलते हैं कि आ गया रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे रीजन वाइज है, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरीके से जो है अपने स्टेट के अंदर का लिस्ट जो है निकाल सकते हैं। तो ये कॉलेजेस की जो है क्या क्राइटेरिया है, आपके मार्क्स कितने हैं ग्रेजुएशन के अंदर। तो इसमें यार बीएड के जो है ना दो तीन अलग अलग पहलू है कि भाई आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बी या तो बीटेक किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है और आप बीएड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स है तो इंडिविजुअल कोर्स किया है कि भाई बीएससी प्लस एमएससी किया है और बाद में आप बीएड कर रहे हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया है। तो ये सब जो है ना अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले जो है गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात के अंदर जो है आईआईटीई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये बॉडी है क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर में ये आता है। तो ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम एक लेता है और इसके अंदर जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि इनके अंदर की जो कॉलेजेस है उसमें टोटल 3,384 सीट्स है, जिसके लिए 2020 में 11,000 लोगों ने अपीयर किया था। तो यहाँ पे आप सोचिएगा कि भाई अगर यहाँ पे जो है मतलब 3,000 के अलावा अप्रोक्सीमेटली जो है 7,000 के आसपास बच्चे हैं, अब वो क्या करेंगे, उनको बीएड करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। बट आपको फिर अब क्या करना पड़ेगा कि और जो इंस्टीट्यूशन है इनके साथ एफिलिएटेड नहीं है इंडिविजुअली, हर एक इंस्टीट्यूशन में आपको जो है फॉर्म भर के वहाँ पे जो उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है यहाँ पे ओपन कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी, उसका यहाँ पे इतना पोर्शन है और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है डेटा। और मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं, 65% फीमेल एप्लीकेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनका जो है टेस्ट लिया गया था 2020 के अंदर। तो टेस्ट जो है, टेस्ट पहला जो होता है बीएससी बीएड के लिए, बीए बीएड, तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूजी टीचर्स, अंडर ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं ना दोस्तों,
तो उनके लिए क्या क्या कोर्सेज़ है कि भाई अगर आपने 12वीं में साइंस लिया है तो बीएससी बीएड आप कर सकते हैं कंबाइन 4 साल के अंदर। उसके बाद बीए बीएड कर सकते हैं कंबाइन, और अलग से खाली बीएड करना है तो 2 साल का आपका बीएड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा ये करने का कि अगर आप बीएससी अलग से करते हैं बीएड अलग से करते हैं तो टोटल 5 साल लगते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे 4 साल में ये पूरा हो जाएगा। तो जिन बीएससी ग्रेजुएट का यही फंडा है, मतलब यही सोच है कि भाई अब आगे जाके मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो ये वाला कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स उसको कर सकते हैं। सेम तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं उनके लिए भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। तो उन्होंने ऑलरेडी जो है 3 साल का कोई भी बैचलर कोर्स किया होता है, जैसे कि बीएससी यहाँ पे है तो बीएससी कर लिया, और बीएससी के बाद 3 साल एमएससी। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो एमएससी का भी जो है 2 साल होता है, ठीक है, 2 साल होता है, आई थिंक 3 साल होता है। और आप बाद में जो है एमएड करेंगे, एमएड का भी आई थिंक 1 साल होता है। तो उसकी जगह ये लोगों ने इंटीग्रेटेड कर दिया है और 3 साल कर दिया है। फिर उसके बाद एक और इंटीग्रेटेड कोर्स है कि भाई अगर किसी ने जो है एमएससी किया हुआ है तो वो बीएड और एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका भी जो है समय बच जाएगा। और हाँ, यहाँ पे देखिए एमएड जो है एक्चुअल में 2 साल का होता है। तो अगर एमएससी करेंगे 2 साल, 2 साल एमएड करेंगे तो 4 साल होंगे। अगर इंटीग्रेटेड करेंगे दोस्तों आप तो आपका 3 साल में हो जाएगा। सेम तरीके से अगर बीएड और एमएड अलग अलग करेंगे तो 4 साल होते हैं, बट इंटीग्रेटेड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 3 साल, 1 साल आपका बेसिकली बच जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है ऐसा रिकमेंड करते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए बीकॉम जो भी आप करते हैं, उसके बाद आप बीएड कर लें और बीएड करने के बाद फिर आप मास्टर्स करें। तो उससे क्या होगा कि बीएड अगर आपने कर लिया है तो आप जो है नेशनल लेवल की जो है टीईटी करके एग्ज़ाम आती है, टेट करके सीटेट या तो स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स आती है, जो मतलब सरकारी स्कूल्स है उसके अंदर एडमिशन लेने की, सॉरी उसके अंदर जॉब के लिए आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एलिजिबिलिटी होती है वो आपकी हो जाएगी अगर आपने बीएड किया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई बीए मतलब क्या बीए बीकॉम या तो बीएससी कर लिया उसके बाद बीएड कर लिया, मतलब कि अगर आप चाहें तो इस तरीके का कोर्स करके 4 साल के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे टेट एग्ज़ाम देने के लिए। और उसके बाद आप अगर हो सके तो जो है ये वाला कर लीजिए। तो टोटल 7 साल के अंदर जो है आपका जो है मास्टर्स भी हो जाएगा और आपका जो है मतलब बीएससी जो है मतलब साइंस स्ट्रीम के अंदर आपका बैचलर एंड मास्टर, और एजुकेशन के अंदर भी जो है बैचलर एंड मास्टर, टोटल 7 साल के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली 24 साल तक के समय के अंदर जो है आपके पास मास्टर डिग्री दोनों के अंदर आ जाती है। अगर आप इसको इंडिविजुअल करेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पे कितने साल लगेंगे, 3 और 2 5, और इसके अंदर भी जो है 2 और 2 4, तो मतलब टोटल 9 साल लगते हैं, ठीक है। और 3 साल आपके बेसिकली बच जाएंगे। और यहाँ पे आप एक जो पूरी जो है एक रेस चल रही है कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो है मतलब जॉब पाने के जल्दी के अंदर जो है मतलब बीएससी बीएड करके मतलब दौड़ रहे हैं, तो उससे एक आप अलग हो जाओगे, आपका एक अलग लेवल चला जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बीएससी बीएड के अंदर जो है यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे हम आईआईटी की बात कर रहे हैं। एमएड के अंदर क्या है, बीएड एमएड के अंदर क्या है, तो ये सब जो है थोड़ा सा आप स्टडी करें। अभी इसका एडमिशन जो है हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए अभी एग्ज़ाम होगा, वो बाद में आएगा, ठीक है। फिर ये जो है उसके सैम्पल एग्ज़ाम पेपर भी इन लोगों ने दिए हैं, तो इसको भी आप रिफ़र कर सकते हैं। और कोई भी अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी गुजरात के अंदर तो उसके अंदर भी सेम तरीके के ही क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली ये जो पेपर्स होते हैं ना उसमें जीके आता है, जनरल रीजनिंग आता है, और बाकी जो है आपने जो भी पढ़ाई की है उसके बेस के ऊपर ही पेपर होते हैं जनरली। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंसिव, वोकेबलरी, उस तरीके के जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी बुक्स जो है किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं वो रिकमेंडेशन जो है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ीस जो है कितनी है। यहाँ पे अभी भी हम जो है आईआईटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीए बीएड की जो है सेमेस्टर फ़ीस जो है 22,000 रुपये है। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे आपको फ़ीस देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे हमने इसको भी देखा था पहले, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, कितने लोगों ने अपीयर किया था आईआईटी की एग्ज़ाम। यहाँ पे आईआईटी के अंदर एफिलिएट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर जो है आपका एडमिशन होगा। बेसिकली इसमें जो भी आपका मेरिट आता है, आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका नाम है I3, क्या नाम है उसका, I3, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा I3T,
इसका नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अभी आप जो है क्या बोलते हैं कि आपने ये कोर्स कर लिया, मतलब बीएड कर लिया तो एमएड कर लिया। अब क्या होता है कि आपको जो है अगर प्राइवेट में जाना है तो वहाँ पे आप इंडिविजुअली जा के जो है इंटरव्यूज़ दे सकते हैं और अपना जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपको स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें अपना नसीब आजमाना है कि वहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट के अंदर भी गवर्नमेंट के आई थिंक कुछ कोटा होते हैं, तो उसके लिए भी जो है एलिजिबिलिटी करना, वहाँ पे भी जो है जॉब पाने की कोशिश करना। बट वहाँ पे क्या होता है कि करप्शन मनी देना पड़ता है। प्राइवेट के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उसका कुछ तीन चार टीचर्स का कोटा होता है, तो उसके लिए तो पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों। फिर भी जो है आप एक दो बार टेट की एग्ज़ाम जो है हो सके तो दे दीजिएगा। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके की एग्ज़ाम्स जो आती है, स्टेट लेवल की अलग अलग एग्ज़ाम्स आती है, नेशनल लेवल की आती है एग्ज़ाम्स। ठीक है, और तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स का थोड़ा सा करियर पाथ अलग होता है। सेकेंडरी जो है हाई स्कूल मतलब टीचर्स जो होते हैं, फिर 11-12 वाले टीचर्स जो होते हैं, तो उनका जो है करियर पाथ अलग होता है। बेसिकली जो है अगर आपने एमएससी किया हुआ है या तो मास्टर्स किया हुआ है, एमएससी एमए जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो फिर आप जो है 11-12 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। डिप्लोमा कॉलेजेस जो होते हैं उसमें भी पढ़ा सकते हैं, और उसमें भी जो गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेजेस है उसमें भी आपका जो है वहाँ पे भी सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की नेट है, स्लेट है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सब चीज़ें जो है यूजीसी नेट, तो ये आप एग्ज़ाम्स जो है दे सकते हैं। ये करने के बाद लेक्चरर बनना है अगर आपको, तो उसके लिए भी जो है नेट करके जो एग्ज़ाम आता है, नेट स्लेट, ये भी जो है आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे गुजरात के अंदर टीईटी की एग्ज़ाम्स जो है आती है, तो उसका यहाँ पे आपको सब गाइडेंस मिल जाएगा। उसकी फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। 12वीं में आपको मतलब आपका जो है 1 से 5 की कक्षा के अंदर पढ़ाना है, तो उसका एक अलग एग्ज़ाम आता है, उसको जो है पेपर 1 बोलते हैं। और इसके लिए जहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड किया हुआ ज़रूरी है। 12वीं में 45% मार्क होने चाहिए, और ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क होने चाहिए। बीएड के अंदर भी आई थिंक 50% मार्क होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सब क्राइटेरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है मतलब अगर आपको जो 5वीं से जो है 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है और उसके जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो आपका जो है एक तो ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 12वीं मिनिमम है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मिनिमम है, और उसके अंदर 45% मार्क्स है, तो 50% मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने बीएड किया है या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी जो है आपका 50% मार्क्स जो है लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 12वीं के बाद भी जो है आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हैं। उसमें आई थिंक 4 साल लगते हैं और बाकी जो है 2 साल लगते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट यहाँ पे 38 है। और यहाँ पे जो है आपका लेवल मतलब प्राइमरी लेवल जो है 1 से 5 का, उसके अंदर ये सब चीज़ें पूछी जाती है। सेकेंडरी में ये सब चीज़ें पूछी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब बेसिकली जो आपको पढ़ाना है उसके बेस पे ही जो है आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो इसकी प्रिपरेशन जो है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TET1 TET2, फिर ये क्या बोलते हैं कि हेल्थ नहीं बट PTC की एग्ज़ाम होती है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन के अंदर भी जो है रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स आते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है ये टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके रिलेटेड कुछ बुक्स के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से उसको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं TET के प्रिपरेशन के जो है, फिर CTET जो है उसकी प्रिपरेशन के, UGC नेट की प्रिपरेशन के कुछ बुक्स को मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, उसके बाद आप डिस्टेंस में भी जो है कर सकते हैं इग्नू से, और उसमें एज का कोई लिमिट नहीं है। कोर्स फ़ी जो है 55,000 रुपीज़ है, 2 साल का। अभी ये भी जो है 2 साल का ही कोर्स है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% मार्क होने चाहिए बैचलर के अंदर, और मास्टर्स डिग्री जो है उसके अंदर भी इतने होने चाहिए। बैचलर इन इंजीनियरिंग उसके अंदर 55% मार्क होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब लिखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आप मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन जो है उसमें कर सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, MA इन डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको किस तरीके का कैरियर बनाया है। फिर ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोग्राम फीस, तो इसमें से भी जो है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जबकि दूसरे जो होते हैं उसमें 35 38 ईयर की एज का एज लिमिट होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी जो है उनके द्वारा बीएड का जो है यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। ये सब चीज़ें जो होती है बीएड के अंदर पढ़ाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को जो पढ़ाना है, वैसे तो उन्होंने बीएससी, जैसे कि एक एग्जांपल है कि बीए किया है, बीएससी किया है, तो उनको उनके लेवल पे जो उन्होंने हाई फाई चीज़ें पढ़ी है वो तो है, बट बच्चों को वो चीज़ कैसे समझाया जाए, उनका बेस बनाने के लिए वो एक अलग स्किल डेवलप करवानी पड़ती है। तो इसीलिए जो है ये बीएड मतलब काफ़ी हद तक ज़रूरी है। और बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो जो टीचर्स होते हैं ना उनको भी जो है एक अलग से अलग लेवल पे एक पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनके अभी कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं है तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग आप जो है ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं, मास्टर्स कोर्सेज कर सकते हैं, एमए इन एजुकेशन, एमए इन डेवलपमेंट, ये तो अलग हो गया। फिर बीएससी बीएड कर सकते हैं 4 साल का, यहाँ पे भी जो है आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बीएससी बीएड और 3 साल के अंदर बीएससी बीए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही यार ये सक्सेसफुल मतलब यूनिवर्सिटी है। इससे जो ग्रेजुएट होता है उसकी काफ़ी यार अच्छी जॉब लग जाती है, और अपना खुद का भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा ये प्राइवेट कोचिंग में बहुत पैसा मिलता है कंपेयर टू सरकारी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी बीएड जो है उसका यहाँ पे कैरिकुलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल है दोस्तों, तो अगर आपको जो है ये जो जॉब की या तो कुछ भी जो है उसकी रेस में से अगर आपको अलग होना है, पीएचडी अलग चीज़ हो गई, उसको अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो उसको छोड़ दीजिए। बट आप अगर पॉसिबल है तो इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसको ज़रूर से करें, वही फ्यूचर है। क्योंकि पहला एक समय था कि टीचर जो होते हैं ना उनकी सैलरी बहुत कम रहती थी, तो कुछ लोग ही जो है टीचर बनते थे, खाली गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसके चक्कर में। सैलरी बहुत कम थी, पैकेज जब आया तब जो है जाके उनकी सैलरी बहुत ही हाई होना शुरू हो गया। और जैसे ही सैलरी हाई होना शुरू हो गया तो हर एक फील्ड के लोग जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे थे सब लोग टीचिंग फील्ड में आना शुरू हो गए। और जैसे टीचिंग फील्ड में आना शुरू हो गए तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया वो भी बढ़ना शुरू हो गए। पहले जो है आपको अच्छी खासी सैलरी 30-35 हज़ार की सैलरी जो है अगर आपने बीएससी या तो मतलब बैचलर किया है तो भी मिल जाती थी। उसके बाद जैसे ही एक समय आया कि बहुत सारे लोग अप्लाई करने लगे तो फिर मास्टर्स कंपलसरी हो गया, उसके बाद फिर बीएड कंपलसरी हो गया, एमएड कंपलसरी हो गया, या तो फिर पीएचडी करा हुआ होना चाहिए, तो फिर एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर इतना स्कोर होना चाहिए। ये सब जो है फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बढ़ते गए। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है, क्योंकि यार इसमें क्या है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं पे जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली आपका जॉब का जो लिमिट होता है, एज लिमिट, वो क्या होता है, उसमें आप कब तक जॉब कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई आपके साथ मतलब 1000 लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, तो 1000 के 1000 लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में 30 साल तक क्या जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सिंपली आप सोच के देखिए कि गवर्नमेंट में, चलो गवर्नमेंट में होता है कि भाई जब तक वो बंदा रिटायर होता है 50 55 65 साल के आसपास का हो जाता है तब तक वो वहाँ पे जॉब कर सकता है। वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है गवर्नमेंट में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट प्राइवेट में यार प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, उनको यंग जनरेशन ही चाहिए, ठीक है ना। आर्मी में कोई भी 65 साल का या तो 60-50 साल का कोई भी कैंडिडेट उनको नहीं चाहिए, उनको जो है यंग लोग ही चाहिए। इसीलिए जो है उसमें 30 साल के बाद रिटायरमेंट दे देते हैं। अगर उनको फील्ड में काम नहीं करना है तो उसको रिटायरमेंट हो जाता है। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, उसमें भी रिटायरमेंट आ जाता है, क्योंकि लोगों का परफॉर्मेंस जो है ना दोस्तों कम हो जाता है। जैसे ही उनकी एज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है, फिर उसका फोकस जो है अर्निंग में कम होता है, डेडिकेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें जॉब की एज जो होती है कि कितने साल तक आप प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ से जो है जॉब कर सकते हैं, और कितने लोग वही फील्ड के अंदर लंबे समय तक, मतलब 10 साल के बाद 20 साल 30 साल तक काम कर सकते हैं, और उनकी मतलब अर्निंग जो है कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये जो है सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। उसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि जब आप अगर आपको ये रेस में से निकलना है तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को फोकस करके करेंगे तो आपको जो है कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ना दोस्तों उसमें वो एक एक्चुअली बिजनेस बन गया है। सभी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस हर एक जो है इंस्टीट्यूशन जो है खुद की टेस्ट लेता है, तो उसकी फॉर्म की फ़ीस होती है वो भरना,
तो ये सब बिजनेस हो गया दोस्तों। तो अगर आप ये सब चक्करों में पड़ेंगे ना तो आप जो है अपना जीवन जो है गंवा देंगे। और दूसरी एक चीज़ के पैसे कमाने हैं, सबको कमाने हैं, बट आप जो है कौन से फील्ड में आपका थोड़ा सा मन लगता है, आपको लगता है कि ये फील्ड में मैं लॉन्ग टर्म तक काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। अपनी स्किल को जो है, डिग्री को तो आप बढ़ाएं, बट स्किल जो है उसको भी एक्वायर करें। भले आपके इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आप वहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हैं डिग्री काम लगेगी। डिग्री के बिना जो है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई टेट की एग्ज़ाम देनी है आपको, डिग्री नहीं है बीएड की, तो फिर आप कैसे उसको देंगे। तो डिग्री चाहिए दोस्तों। अगर आपको शादी भी करनी है, भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो लड़की वाले एक बार तो सोचेंगे यार ये तो ग्रेजुएट भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, वहाँ पे जाके टीचिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो वहाँ पे भी आप पीछे रह जाओगे। दूसरी चीज़ जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स कर लिया है दोस्तों, यहाँ पे आप ये चीज़ को नोट कीजिएगा, अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो उनका जो है ना 60 to 65 पॉइंट का एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपकी एज के कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपने जो पढ़ाई की है उसके पॉइंट्स होते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स होते हैं, और फिर वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, स्टेट के ओरिएंटेड, तो उसके होते हैं, आइलेट्स के पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा डिग्री, ठीक है ना, उतने पॉइंट्स ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतने पॉइंट्स ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपके पास आपने जो है इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिए हैं, बैचलर प्लस मास्टर, जैसे कि बीएससी एमएससी साथ में कर लिया, या तो बीटेक एमटेक साथ में कर लिया, ठीक है, बीकॉम एमकॉम साथ में कर लिया, या तो बीबीए एमबीए साथ में कर लिया। तो आज के समय में कभी भी कुछ भी हो जाए, आप जो है इंटीग्रेटेड कोर्स ही कीजिए। एक ही साथ जो है एक आपका 1 साल बच जाएगा। और अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, भले ही आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप जो है बैचलर करने के बाद बीएड कर लें और टेट की अंदर जो है अप्लाई करना शुरू कर दें, और उसके बाद आपको जो भी मास्टर करना है वो आप करें। बट उसके जगह मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, ऐसा अगर आप चाहें तो इस तरीके का जो यहाँ पे कोर्स है उसको भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बीएससी बीएड है। अगर ये इस तरीके का कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 साल का बीएससी बीएड कर लिया, उसके बाद 3 साल का जो है एमएससी एमएड कर लिया, तो ये बेस्ट है सिचुएशन। अगर ये इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आप बीएससी एमएससी कर लीजिए इंटीग्रेटेड में, जहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स जहाँ पे भी होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है 3 साल में बीएड एमएड, तो ये कर लीजिए। भले ही थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत टाइम जा रहा है, बट आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे यार। यूपीएससी लोग जो है यार यूपीएससी में पूरा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यूपीएससी करके क्या फ़ायदा होगा यार। यूपीएससी में बहुत सारे लोग 12 लाख 13 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से खाली 1000 के आसपास ही कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो यार ऐसे ही गैम्बलिंग जो है उसमें जाने का क्या फ़ायदा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म जॉब्स है, उसमें आप जाएँ और ये फालतू चक्कर में आप ना पड़े। टाइम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंडिया में जो है अर्निंग करने को मिल रहा है तो इंडिया से कर लीजिए, अगर अदरवाइज़ आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी कमा सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों, और इसको जो है ग्रैब करिए। फालतू की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उसमें कौन कमाएगा आपको मैं बता दूँ, उसमें 2 लोग ही कमाएंगे। एक तो ये एग्ज़ाम लेने वाले कमाएंगे, ठीक है, उसके बाद कोचिंग सेंटर कमाएंगे, और बाकी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपनी अलग अलग एग्ज़ाम्स लेते हैं, वो लोग मतलब फॉर्म फ़ी लेते हैं और एग्ज़ाम फ़ी लेते हैं, वो लोग कमाएंगे। तो उसको आप उसमें ये सब चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो ये आप अजीम प्रेमजी जो है उसके पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो है ना अजीम प्रेमजी जैसे आपके स्टेट में भी होंगे, अगर आपके वहाँ पे है तो उसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ये भी कॉम्पिटिटिव है। उसके बाद बहुत सारे यार इंजीनियर्स जो है इंजीनियरिंग करने के बाद जो है MBA कर लेते हैं, अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं। तो यार इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ आपको। तो ये एक चीज़ आप सोचने जैसी है। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो होते हैं इंजीनियरिंग के, वो जो है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप सिलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर 2 साल तक जो है आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है पढ़ाने के लिए जाना होता है। वहाँ के सिस्टम के अंदर जो है अलग अलग इंप्रूवमेंट करने होते हैं। तो ये जो बीएड एमएड किए हुए गवर्नमेंट टेट के एग्ज़ाम के थ्रू या तो कुछ भी करके जो है गवर्नमेंट में गए हैं, अब वो गवर्नमेंट में जाने के बाद वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अपना जो कैरियर है उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, मतलब उसको कुछ अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप चाहे तो बीएड बीएससी मतलब बैचलर प्लस मास्टर किया है, BCA MCA किया हो, या तो BSc MSc किया हो, बीकॉम एमकॉम किया हो, BBA MBA किया हो, कुछ भी किया हो, उसके
साथ ही जो है आप इसकी फेलोशिप में भी आप चले जाएं। अगर आपको टीचिंग फील्ड में या तो एजुकेशन फील्ड में कैरियर बनाना है, लीडरशिप स्किल्स सीखनी है, इनोवेशन कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके जो फेलोज़ है जिन्होंने 2 साल यहाँ पे इनके साथ रह के अलग अलग स्कूल्स के अंदर जो है इनोवेशन किया है, काम किया है, उन्होंने अपनी खुद की जो है इंस्टीट्यूशंस जो है खोल ली है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के समय में 2 चीज़ जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्या क्या? एक तो आपको जो है डिग्री तो लेनी ही लेनी है, स्किल्स डेवलप कीजिए जिसका यूज़ हो सके इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे सब प्राइवेट हो जाएगा, सरकारी कुछ नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि इनोवेशन कुछ करें, ठीक है ना, जैसे कि कोई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, या तो जो सिस्टम में लूप होल है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कोरोना आ गया तो मास्क बेचना शुरू हो गया, सैनिटाइजर का एक बिजनेस शुरू हो गया, टिफ़िन सर्विस का बिजनेस शुरू हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो है उसको बनाने का बिजनेस शुरू हो गया। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें मिसिंग है उसके बेस पे, जैसे कि गरीब बच्चों को जो है वो आरटीई के अंडर में एडमिशन दिलवाना, ठीक है, 10वीं 12वीं के गरीब बच्चे, सॉरी 11-12 के गरीब बच्चे उनको आईआईटी की प्रिपरेशन करवाना, या तो कैरियर काउंसलिंग का काम करना, बहुत सारे ऐसे अलग अलग इनोवेटिव जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो इनोवेशन किए हैं, ठीक है, तो उसको भी जो है आप एक बार देखें। इन्होंने जो है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप करने के बाद क्या क्या चीज़ें इनोवेट की है, क्या क्या इनोवेशन जो है किया है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गांधी फेलोशिप करके भी है, तो इनका भी यही फंडा है। तो ये बेसिकली जो है ना प्रिंसिपल को जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और और साथ ही साथ जो है फेलोशिप प्रोग्राम भी है। तो ये भी टीच फॉर इंडिया के जैसे ही जो है बच्चों को स्कूल्स के अंदर इनोवेशन करने के लिए, पढ़ाई करवाने के लिए अलग तरीके से जो है भेजते हैं। तो इसको भी जो है आप कर सकते हैं। आपका बीएड एमएड आपने किया है, या तो फिर बीएससी किया है, एमएससी किया है, उसके बाद आप करें। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी हो जाए आप बैचलर प्लस मास्टर तो कर ही ले, वो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया है। और अगर आपको ये रेस जो भी चल रही है ना उसमें से आगे निकलना है, अलग होना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है अलग अलग, अगर आपको एमएड करना है, ठीक है। फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन जो है उसके अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं, तो इग्नू के अंदर हमने देखे थे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। एडल्ट एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एजुकेशन लीडरशिप, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन बिजनेस, एजुकेशन रिसर्च, बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन, उसका यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद एमए इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके अंदर मास्टर्स भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 ईयर कोर्स यहाँ पे होता है, तो उसको भी आप जो कंसिडर कर सकते हैं। एलपीओ में भी होता है आई थिंक, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसको आप करें ही करें जितना हो सके, तो आपका साल भी एक बच जाएगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन इग्नू में भी होता है, वो तो हमने देख लिया दोस्तों। साथ ही साथ तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए तो आप भाग ही रहे हैं, बट यहाँ पे जैसे कि हमने टीच फॉर इंडिया के अंदर देखा, उसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ अलग तरीके से करने के लिए जो है उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाई है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएट किया है, और वहाँ से भी जो है इनकी काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो कुछ जो है सेल्फ सस्टेनेबल है, कुछ जो है फंड बेस्ड यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अनलिमिटेड इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे आप एजुकेशन के अंदर जिन्होंने इनोवेशन किया है, कुछ नया किया है, तो उसको, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि टीच फॉर इंडिया जो है ना उसका क्या फंडा है कि जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं उनको टीचिंग के अंदर भेजते हैं, लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करके, टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड करके उनको जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ पे भेजा जाता है। सेम तरीके से गांधी फेलो में भी यही होता है। और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। प्रिंसिपल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के, उनको लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, उनके वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका क्या काम है, मैं यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे भी जो है क्या बोलते हैं कि हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अलग अलग टाइप की एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स भरने होते हैं, प्रिपरेशन करनी होती है इंटरव्यू की। तो वो गरीब बच्चों को, या तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको ये सब स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया है, वहाँ से बच्चों को लेके इनको प्रिपरेशन करवाते हैं वही यूनिवर्सिटी में या तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इनोवेशन आप कर सकते हैं।
आप अपना दिमाग लगाएं, जैसे कि है ना क्या बोलते हैं सुपर 30, कि भाई आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 30 बच्चे जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। उसके अलावा भी बहुत सारे यार इनोवेटिव चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। स्वराज यूनिवर्सिटी है तो वो लोग जो है बच्चों को मतलब डिग्री के बिना ही जो है एक एजुकेशन देते हैं। फिर यहाँ पे जो है गरीब बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। बहुत सारे स्लम के बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें जो है आप एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हैं। तो उसको आप समझिए और जो है आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन सेक्टर के अंदर अलग अलग लोगों ने इनोवेशन किया है। तो इंक टॉक के ज़रिए जो है आप उनकी इनोवेशन को स्टडी कर सकते हैं। टेड टॉक के अंदर भी जो है यहाँ पे सबके जो है इनोवेशन उसको स्टडी कर सकते हैं और आप इस तरीके का क्या नया कर सकते हैं उसको समझिए। और आपकी अर्निंग भी होगी दोस्तों, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। बट आपको जो है ना आप क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या स्कोप है, वो यहाँ पे आप समझ सकेंगे। यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर रेस में लग जाएंगे ना दोस्तों तो बहुत ही कम सक्सेस मिलेगा, बहुत टाइम आपका लाइफ का चला जाएगा और एट द एंड आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें क्या ना करें। फिर आप ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो भाई हम अपनी ज़मीन बेच के मकान बेच के जो है पैसा दे के कहीं पे जॉब पे लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। इससे अच्छा है कुछ आप अपना दिमाग लगाओ, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है उसको ढूंढो, तभी जाके यार अगर आप स्कूल आपको पता नहीं है आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं तो आप स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को क्या सिखाओगे कि वो उनका करियर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ सोचने जैसी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो करियर के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और बीएड एमएड के रिलेटेड कोई क्वेरी है, एजुकेशन सेक्टर में कैसे जो अपना करियर बना सकते हैं उसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मतलब पूछिएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैंने मोटा मोटा जो है ओवरव्यू दिया है। बाकी जो है टेट के ऊपर उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया सकता है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्या किया जा सकता है, बीएड की अंदर आपके जो है अगर यहाँ पे जो एडमिशन नहीं हो पाता है क्या बोलते हैं आईआईटी के थ्रू तो कौन कौन से कॉलेजेस के क्या क्या फॉर्म्स भरने होते हैं, उनके डेडलाइंस क्या होते हैं, उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं बताऊंगा फ्यूचर में। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं दोस्तों, तो बारी बारी करके मैं करूँगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।